हेलो मित्रों, नमस्कार। फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं जो 3 कानून, उन पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताएंगे क्या नया इनमें सुधार हुआ है। बीती शाम के लिए ये राज्यसभा में भी पास हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये हमारे देश में, ये हमारे अमल में आ जाएगा, देश में लागू हो जाएगा। और पुरानी जो धाराएं हटी हैं, पुराने जो प्रोसीजर थे उनको हटाकर नया प्रोसीजर जो जोड़ा गया है उसके आधार पर काम होगा। हम आपको आज बताएंगे कि आईपीसी में नया संशोधन हुआ है, क्या क्या नया सुधार हुआ है, क्या सीआरपीसी में नया सुधार हुआ है। सारी बातें हम इस वीडियो में आपको क्लियर कराएंगे। तो चलिए पहले आप जान लीजिए सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट है क्या। तो पहले आप समझिए आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860 1860, इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। अब इसे बीएनएस भारतीय न्यायता कहा जाएगा 2023। इसमें जो 155 धाराएं कम हुई है, 176 बदलाव हुए हैं, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। पहले इसमें 511 धाराएं थी, अब 354 धाराएं होंगी। एक्सपर्टों के अनुसार इसमें कोई 358 भी बता रहा है। ये मसौदे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जो मसौदा तैयार हुआ था उसके आधार पर। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता, इसका नया नाम है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसका एविडेंस एक्ट 1872 जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नए बदलाव हुए क्या हैं, तो देखो, आम नागरिक को भी पता होता है। गांव के किसी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति से पूछो कि हत्या की धारा कौन सी है, तो वो बता देगा 302। अब ये नहीं रही है। अब बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहला जो बड़ा बदलाव है वो क्या है, तो आप देखिए, पहले अंग्रेजों के समय से ये लागू था राजद्रोह, जिसके लिए धारा 124A लागू थी। अब इसे हटा दिया गया है। नई जो बीएनएस आई है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इसके हिसाब से अब जो बीएनएस की धारा 150 लगेगी और राजद्रोह की जगह पर अब देशद्रोह लगेगा। कहने का मतलब आप सरकार की आलोचना कर सकते हो। वस्तुतः यह है कि भारत देश के खिलाफ किसी अखंडता को नुकसान न पहुंचाया जाए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई नुकसान ना हो, बस। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती तो आप पर 150 लागू होगी, वो देशद्रोह बोला जाएगा। सबसे बड़ा सुधार ये हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा जो मुख्य सुधार है, बात सबसे प्रमुख जो है वो ये है कि 18 साल की लड़की के साथ रेप या गैंग रेप में यदि कोई नाबालिग सम्मिलित है तो उसे भी सजा का प्रावधान है। निर्भया कांड में एक नाबालिग पाया गया था, उसे सजा नहीं मिली थी। ऐसी स्थिति को देखकर सरकार ने ये एक डिसीजन लिया है, इसमें ये संशोधन डाला है। उसके बाद साइबर क्राइम या लोगों की तस्करी जैसी घटना पाई जाती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था और इसे भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए भी सजा का प्रावधान डाल दिया है गवर्नमेंट ने। और सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा एक जो डिसीजन सरकार का है इस कानून में, वो है रेप। 12 साल की बच्ची के साथ अगर रेप जैसी घटना पाई जाती है तो वहाँ सीधे फांसी है, फांसी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला है सरकार का। उसके बाद गैर इरादतन हत्या, इसका भी जिक्र किया। गैर इरादतन हत्या का मतलब होता कि आपका कोई भी इरादा नहीं था हत्या करने का, मगर हत्या हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसी स्थिति जहाँ पाई जाती है, तो उसके लिए सरकार ने क्या प्रोसीजर तैयार किया है, वो इसमें ये प्रोसीजर है। यदि गाड़ी से आप किसी से मतलब टक्कर हो जाती है, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो जिसने टक्कर की है, जिसकी गाड़ी से टक्कर हुई है, वह व्यक्ति उस घायल के लिए या तो पुलिस स्टेशन पहुंचा दे या उसे अस्पताल पहुंचा दे। ऐसा अगर वो करता है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी या सज़ा कम हो जाएगी। दूसरी बात है हिट एंड रन का केस, अगर आप टक्कर मार के भाग जाते हो तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। और दूसरी जो सबसे अच्छा संशोधन इस कानून में ये हुआ है कि डॉक्टर से अगर हत्या होती, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, तो डॉक्टर पर सीधे हत्या का आरोप लगेगा, धारा 101 लगेगी उस पर। ये इस कानून में डाला गया है, नया प्रावधान डाला गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय रहा है वो रहा है मॉब लीचिंग। मॉब लीचिंग क्या है पहले आप समझिए। मॉब लीचिंग
जो है बहुत चर्चा का विषय रहा। आईपीसी में इसमें कोई धारा नहीं थी, ऐसी घटना अगर हो जाती थी तो कोई भी आप पर मुकदमा या किसी पर केस नहीं होता था। मॉब लिंचिंग होती क्या है, तो किसी पर आरोप लगाकर या उसे आरोपी घोषित करके एक भीड़ के द्वारा उसे पीट पीट कर मार डालना, जैसे गौ तस्कर बताकर या किडनी चोर बताकर। ऐसी भी घटना आई थी अभी जल्दी। ऐसी स्थिति जहाँ पाई जाती है तो इसमें जो है फांसी और आजीवन कारावास है, फांसी और आजीवन कारावास है। इसको भी सरकार ने संज्ञान में लिया है, पहले आईपीसी में ये नहीं था। सबसे अच्छा फैसला गवर्नमेंट का ये है। उसके बाद सीआरपीसी की अगर जिक्र करते हैं तो सीआरपीसी में क्या है, सीआरपीसी में पुलिस का प्रोसीजर में सबसे पहले ये चीज़ डाली गई है कि पुलिस को गिरफ्तारी से पहले जवाबदेही देनी होगी। कहने का मतलब है पहले जो थी पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार करती थी तो उसके घर वालों को सूचित नहीं करती थी, अब उसे घर वालों को सूचित करना होगा। अगर ऐसा नहीं करती तो पुलिस से भी जवाबदेही होगी। दूसरी बात, सर्च के दौरान या जब्ती के दौरान उसे वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पुलिस वाले वीडियोग्राफी पेश करनी होगी उन्हें। अगला, किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ है पुलिस को ये पीड़िता को जानकारी देनी होगी कि पीड़ित को हर एक बात बतानी होगी कि 90 दिन के अंदर क्या हुआ है। रेप जैसे केस हो तो उनको 7 दिन के अंदर चार्जशीट लेकर कोर्ट में पहुंचना है। पहले ऐसा नहीं था मगर अब है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी चाहिए। ये प्रक्रिया नहीं हो गई है। और सबसे अच्छा जो संशोधन हुआ है वो ये हुआ है कि जेलों में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जेलों में भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और जेलों में भी घटनाएं घट रही हैं, रहने सहने में समस्या हो रही है और भी दिक्कतें काफ़ी होती हैं। तो सरकार ने एक संशोधन ये किया है कि कोई भी अपनी सज़ा का 1/3 अगर जेल में काट चुका है तो उसे रिहा किया जा सकता है। गंभीर मामलों में आधी सज़ा अगर काटा है तो उसे रिहा कर सकते हैं। ये नया डाला गया है, नया संशोधन है ये पहले नहीं था। छोटे क्राइम अगर होते हैं तो उन्हें कम्युनिटी सर्विस से जोड़ा गया है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कि कोई भी सामुदायिक सर्विस या समाज की सेवा उसे दे दी जाएगी, उसको वो काम करना होगा, वो काम अगर करता है तो उसका क्राइम जो है माफ़ कर दिया जाएगा। ये है एक संशोधन, ये है कि शादी का वादा करके संबंध बनाने पर पहले इसे रेप की कैटेगरी में रखा जाता था, अब इसे रेप से अलग कर दिया गया है। उसके बाद जो एडल्ट्री की जो धारा थी 497 जिसे हटाया गया था। एडल्ट्री क्या था कि कोई भी पुरुष शादीशुदा महिला से संभोग करता है उसकी इच्छा से, और यदि पति एफआईआर कराता था तो उसे एडल्ट्री अपराध के रूप में गिरफ्तार किया जाता था। इसे वैसा ही रखा गया है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है और यही जो है विवाद का विषय भी बना हुआ है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बनाया गया है इसमें क्या है कि अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है कोर्ट में मान्य होंगे, नया संशोधन ये भी डाल दिया गया है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा जो संशोधन हमने आपको बताए हैं, और अमल में आने के बाद आपको सारे जो है पढ़ने वाले जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट के हमारे मित्र हमारे दोस्त हैं इन्हें सबको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।